Okay. In a calorimetric experiment, 1.6 gram of a fuel are burned. 45% of the energy is released is absorbed by 200 gram of water. Temperature of the water rises from 18 degrees Celsius to 66 degrees Celsius. What is the total energy released per gram of fuel burned? देखो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, हमारे पास वाटर है 200 ग्राम का, उसको गर्म कर रहे हैं थ्रू बाय बर्निंग अ फ्यूल। तो जो फ्यूल में से हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वो हीट एनर्जी शुड बी एब्जॉर्ब बाय वाटर, लेकिन वो सारी की सारी एब्जॉर्ब नहीं हो रही, कुछ लॉसेज हो रहे हैं। तो वो कह रहा है 45% ऑफ द एनर्जी इज रिलीज इज एब्जॉर्ब बाय 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो जो भी एनर्जी रिलीज हुई है, लेट से मैं कह रहा हूँ वो क्यू है फ्यूल में से, लेकिन जो वाटर ने एब्जॉर्ब की है वो सिर्फ 45% है, तो दैट वुड बी 0.45 क्यू, राइट। 45% ऑफ क्यू कैसे निकालोगे? 45 ऑफ 100 इंटू क्यू। सही है यहाँ तक? वाटर ने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है 200 ग्राम ऑफ वाटर ने, और जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस से 66 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया है। तो इनिशियल टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस बता रहा है और फाइनल टेम्परेचर जो है वो 66 डिग्री सेल्सियस हो गया है। व्हाट इज द टोटल एनर्जी रिलीज पर ग्राम ऑफ फ्यूल बर्न? अच्छा, फ्यूल जो है वो 1.6 ग्राम ली है। 1.6 ग्राम ने जो फ्यूल है उसने जो एनर्जी रिलीज की है वो क्यू रिलीज की है। अब हमें बेसिकली क्यू निकालना है, उसको मास से डिवाइड करेंगे तो पर ग्राम आ जाएगी, लेकिन क्यू हम वाटर के डाटा को यूज करके निकालेंगे, क्योंकि ये जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है ये वाटर ने की है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अब वाटर ने जो एब्जॉर्ब की है वो क्यू पूरी एब्जॉर्ब नहीं की है, वो क्यू का सिर्फ 45% यानी कि 0.45 क्यू एब्जॉर्ब की है। बाकी सारा डाटा आपको गिवन है, तो आपने जो है बाकी सारी चीजें ऐसे यूज करनी है। मास वाटर का 200 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2। डाटा बुकलेट में गिवन होगी, आपके क्वेश्चन में नीचे लिखी भी होगी डाटा बुकलेट। वैसे आपके पास जो पेज आएंगे दो, डाटा बुकलेट पूरी तो नहीं आएगी, लेकिन प्रोडक्ट टेबल आपको मिलेगा, और प्रोडक्ट टेबल के अलावा जो फर्स्ट पेज होता है ना डाटा बुकलेट का वो भी आपको मिलेगा। तो उसमें ये कांस्टेंट गिवन होता है 4.2, ये आपको मिल जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 66 माइनस 18, दिस इज 0.45 क्यू। तो आप यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालोगे सबसे पहले, कितनी आ रही है? सही है, तो वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की 4.18 है ना, एग्जैक्टली दैट इज गिवन इन द डाटा बुकलेट, और वो आपको पेज जरूर मिलेगा डाटा बुकलेट का फर्स्ट पेज और प्रोडक्ट टेबल। बाकी फ्यूल रिलीज पर केजी पर ग्राम ऑफ हीट रिलीज पर ग्राम ऑफ फ्यूल, उसके लिए जो भी मास ऑफ फ्यूल आपने बर्न किया उससे उसको डिवाइड कर दोगे, और फिर 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर तुम्हारे पास ये बन जाएगा आंसर 55700। अच्छा, क्वेश्चन 2 में जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना हुआ है, ये बता सकते हो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक, राइट, क्योंकि प्रोडक्ट्स आर एट अ लोअर एनर्जी लेवल देन द रिएक्टेंट्स। एंडो का ऐसा होता है ना, जी जी। कह रहा है विच लेटर रिप्रेजेंट द ओवरऑल एनर्जी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। ओवरऑल एनर्जी चेंज, अच्छा इस आदमी ये भी कह रहा है कि विद एंड विदाउट कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट डालो या ना डालो, ओवरऑल एनर्जी चेंज तो सेम ही रहता है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी चेंज हम लोग किस तरह से निकालते हैं? इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट को यूज करके। इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, दिस विल स्टे सेम। वो एक्टिवेशन एनर्जी है जो कैटलिस्ट विद कैटलिस्ट जो है वो ये वाली आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। और जो नीचे जो मैं ब्लू कलर में बना रहा हूँ, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। तो हमारे पास enthalpy change of a reaction या overall enthalpy change for a reaction will stay same, reactant minus product, that is C। ठीक हो गया?
अच्छा जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड द ब्रोमीन वेपर रिएक्ट टुगेदर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। रिएक्शन हैज एन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ +5.4 किलोजूल पर मोल। व्हाट इज द करेक्ट रिएक्शन पाथवे डायग्राम फॉर दिस रिएक्शन? ये इंथैल्पी चेन नेगेटिव में, तो इट मींस ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन सारे के सारे इन्होंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही दिए हुए हैं, सब में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आ रहा है लोअर एनर्जी लेवल देन रिएक्टेंट एक्सोथर्मिक में, तो सब में ही प्रोडक्ट जो है वो लोअर एनर्जी लेवल पे ही इसने बनाया हुआ है, तो उसको देख के तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो एक चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जब इंथैल्पी चेंज डिक्रीज होता है ना उसमें, जब भी तो नेगेटिव होती है, तो जो इंथैल्पी चेंज का एरो है वो डाउनवर्ड होना चाहिए और वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए। तो ए में तो उसने सही बनाया हुआ है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक, बी में उसने जो है वो इंथैल्पी चेंज का जो एरो बनाया हुआ है ना वो यहाँ से बनाया हुआ है, वो गलत बनाया हुआ है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक होना चाहिए, तो बी इसलिए हटा दो ऑप्शन से। सी में इसलिए इग्नोर कर दूंगा क्योंकि सी में ये एरो उल्टा बना हुआ है, अपोजिट ऊपर बना हुआ है, तो ये एंडो में होता है ऐसा, इंक्रीज होती है इंथैल्पी चेंज, एक्सो में तो डिक्रीज होती है ना, तो ये एरो नीचे जाना चाहिए, इसलिए सी में यहाँ से हटा दूंगा। नाउ आई एम लेफ्ट विद डी एंड ए। ए में जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी गलत बनाई हुई है, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट से पीक तक होती है ना, जैसे यहाँ पे डी में बनी हुई है, तो डी में सारी चीजें सही बनी हुई है, तो डी इज द आंसर। क्लियर? जी सर क्लियर। ऑन समझ आ रही है बात? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन की डेफिनेशन याद है? When 1 mole of a gaseous atom is formed from its element under standard state, जैसे अगर सोडियम है उसकी स्टैंडर्ड स्टेट हमारे पास होती है सॉलिड, उसको ऑटोमाइज करेंगे तो सोडियम गैशियस एटम आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन का गैशियस एटम चाहिए तो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट होती है O2 गैस, उसको ऑटोमाइज करूंगा तो ऑक्सीजन का गैशियस एटम आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं आयोडीन की बात करूंगा, आयोडीन की स्टैंडर्ड स्टेट होती है I2 सॉलिड, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है वो, और उसको ऑटोमाइज करूंगा तो आयोडीन गैशियस एटम आ जाएगा। बनाना तो तुम्हें गैशियस एटम ही है प्रोडक्ट में हर हाल में, लेकिन उसको किस तरह से बनाना है, उसके एलिमेंट से, और उसका एलिमेंट जो है अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। सोडियम सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, तो उसके हिसाब से बनाना है। तो यहाँ पे कह रहा है विच इक्वेशन हैज एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन व्हिच कॉरेस्पॉन्ड टू द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। अगर मैं तुमसे कहूँ कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन लिख के दो, तो आप क्या बोलोगे? वन मोल ऑफ अ गैसियस एटम, यहाँ पे 1 मोल होना जरूरी है, मतलब यहाँ पे बैलेंसिंग सारी लेफ्ट हैंड साइड पे करनी है। व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, तो क्लोरीन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? Cl2 गैस। तो बैलेंस करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड पे बैलेंस करूंगा, क्योंकि राइट पे एज पर डेफिनेशन सेज व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम इज फॉर्म्ड, ये है ना 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड स्टेट। तो मैं 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम है तो उसको बैलेंसिंग उसकी नहीं छोड़ूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पे करूंगा। तो इनमें से हमारे पास ए इक्वेशन सही बन रही है। बी में तो क्लोरीन लिक्विड लिया हुआ है, स्टैंडर्ड स्टेट पे लिक्विड नहीं होता, गैस होता है। सी में क्या मसला है? बैलेंसिंग राइट हैंड साइड पे की हुई है, एज पर डेफिनेशन 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम इज फॉर्म, तो हम इक्वेशन भी उसके हिसाब से ही लिखते हैं। ठीक हो गया? समझ आई बात? जी समझे। अच्छा जी, हेस लॉ साइकिल हम लोगों ने बॉन्ड इंथैल्पी के लिए भी पढ़ी थी, कि जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो पहले उनको ब्रेक करते हैं, उनके एटम्स में बॉन्ड ब्रेक करते हैं और फिर बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ऐसा ही है ना? जैसे फॉर एग्जांपल ये इंथैल्पी चेंज रिएक्टेंट्स को ब्रेक करने के लिए लग गई है, प्रोडक्ट्स को ये इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन आ गया, तो हम कहते थे कि इसका हेस लॉ अगर तुम्हें याद हो तो हम जाते थे इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट प्लस सारे प्रोडक्ट की इंथैल्पी इज इक्वल टू टोटल इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन।
सही है। रिएक्टेंट की इंथैल्पी जो है वो, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग है, वो पॉजिटिव होती थी, प्रोडक्ट की जो है वो नेगेटिव होती थी। तो ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और इसमें सब में माइनस की वैल्यूज आती थी, तो ओवरऑल माइनस बाहर निकालो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अगर तुम इसमें हैश लॉ लगाना चाहो तो गुड इनफ, नहीं लगाना चाहो तो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। अगर तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो और हैश लॉ नहीं लगा रहे हो, मैं दोनों से करवाता हूँ तुम्हें, ताकि तुमने ना एक चीज समझ आ जाए। मैंने कहा था ना कि शॉर्टकट भी इसका पढ़ेंगे एमसीक्यूज करते वक्त, लेकिन पहले हम लोग जो इसका तरीका है टोटल वो समझेंगे। अभी एक इक्वेशन दी हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO हाइड्रोजन CH3OH। अब इसमें इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन और कंबशन तो दी भी नहीं है, बॉन्ड इंथैल्पी डाटा दिया हुआ है, मतलब मुझे इन सबका बॉन्ड इंथैल्पी वाली साइकिल बनानी है। वो कैसे बनाएंगे? अगर मैं इन सबके सारे बॉन्ड्स ब्रेक करूं तो इनके सारे नीचे एटम्स आ जाएंगे। अब मुझे बॉन्डिंग इन सबकी पता होनी चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्डिंग ये होती है, 3 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, 2 नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड और एक डेटिव कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन इट डजंट मैटर, हम लोग उसको 3 कोवलेंट बॉन्ड काउंट करेंगे ना, क्योंकि डेटिव बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग सबको पता है। फिर मिथेनॉल है जिसमें CH3 कार्बन हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड हो जाएंगे, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। इन सबको जब तुम ब्रेक करोगे तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब अलग अलग हो जाएगा। तो बैलेंस्ड इक्वेशन है। कार्बन मोनोऑक्साइड के जो 3 बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए 1077 किलो जूल्स की एनर्जी चाहिए, एब्जॉर्ब होगी क्योंकि ब्रेक करना है तो पॉजिटिव। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की है 436। अच्छा, राइट हैंड साइड पे थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा है, वहां पे बॉन्ड ज्यादा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, ये मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो क्योंकि हाइड्रोजन H2 यहाँ पे 2 मोल्स है। राइट हैंड साइड पे कार्बन हाइड्रोजन हमारे पास 3 बॉन्ड है, 410 है उसकी, 410 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की है 360, 360 देन प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की है 460। अब इसका 1 मोल है तो ये पूरी चीज 1 से मल्टीप्लाई होगी, 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है खैर। लेकिन क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये पूरी की पूरी ना नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो तुम जो है उसको सॉल्व करके माइनस में आंसर लिख लो, या वट एवर यू वॉन्ट, डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कर लो। हैश लॉ अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो ये मेरा एरो यूं जा रहा है। मैंने क्या करना है एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालना है इसका, तो मैं क्या करूंगा, हैश लॉ लगाने के लिए 1077 प्लस 2 इंटू 436। और अच्छा, ये नेगेटिव है, ये ऐसे पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये पूरी वैल्यू ना अपने माइनस साइन के साथ आएगी। तो इसका अगर तुम चाहो तो आंसर निकाल लो, या इस पॉजिटिव को ही नेगेटिव करके लिख दो डायरेक्टली। सॉल्व करते वक्त तुम्हें आ जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, मैं ये कह रहा हूँ। माइनस, अब ये पूरी चीज जो है ना तुमने उठा के यहाँ से, सर -101 आ रहा है। -101 पूरा ओवरऑल बता रहे हो या सिर्फ इस ब्रैकेट का बता रहे नहीं नहीं, ओवरऑल। हो? ओवरऑल। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास -101 तुम बता रहे हो मुझे वैल्यू। अच्छा, डायरेक्टली ये हैश लॉ बनाए बगैर हम कैसे कर सकते हैं? हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकालना है, तो रिएक्टेंट में जो हमारे पास बॉन्ड दिए हुए हैं मोल्स के साथ, रिएक्टेंट में क्या दिया हुआ है, 1077 प्लस 2 इंटू 436 माइनस प्रोडक्ट में जो हमारे पास दिया हुआ है बॉन्ड्स। फिर मैं माइनस के साइन की फिक्र नहीं करूंगा, अब जो इंथैल्पी बनती है बस सिर्फ इंथैल्पी लिख दूंगा। कार्बन हाइड्रोजन 3 है तो 3 इंटू 410 प्लस 360 प्लस 460। देख लो सेम इक्वेशन ही बन रही है ना। तो हम बगैर हैश लॉ लगाए कर सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करके भी, लेकिन मेक श्योर कि तुम्हें बॉन्डिंग समझ आ रही हो, या तो बना नहीं रहे हो तो तुम्हें समझ आ रही हो कि भाई कितने बॉन्ड हैं उसमें। ठीक है, जैसे इसकी बॉन्डिंग स्पेशली, कि कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो तुमने मल्टीप्लाई बाय 3 करा है उसका, अगर 3 मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। दिस इज -101 किलो जूल पर मोल। सही है ऑन मोइस? जी सर।
ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब ये तुम्हारा सारा होमवर्क बन रहा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था ना। यस वी डिड इट। फॉर्मेशन वाले भी कर लिए थे। तो ये जो स्केलेटल फॉर्मूला है ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट बड़ा आसान सा होता है। जितने भी कॉर्नर्स हैं, एजेस हैं, उसको हम वो कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और बाकी पहले कार्बन के देखो, हर कार्बन के दो दो बॉन्ड बने हुए ना, तो बाकी दो दो बॉन्ड रहते हैं, उनके साथ हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देंगे लाइक दिस। तो ये फॉर्मूला बेसिकली क्या बना, 3 कार्बन है और 1 2 3 4 5 6 3 हाइड्रोजन है। तो ये साइक्लो प्रोपेन इसको कह रहे हैं क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर तुम लोगों को लेवल की ऑर्गेनिक याद हो तो तुम कहोगे कि भाई ये तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, बट अगेन दिस इज साइक्लोप्रोपेन, that's why it has 2 less hydrogen. However, there is no double bond, hence we cannot call it alkene. बहरहाल हमें हाइड्रोकार्बन पता चल गया क्या है, बॉन्डिंग इसकी हमें पता चल गई क्या है। स्केलेटल फॉर्मूला देखते हैं। तो ये कह रहा है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन दी हुई है साइक्लोप्रोपेन की, एंड एंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की ऑटोमाइजेशन देने का क्या मतलब है, बेसिकली कार्बन की बात कर रहा है वो, क्योंकि कार्बन की जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है, कार्बन के 2 एलोट्रोप्स होते हैं, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड। हम लोग ग्रेफाइट वाली स्टेट को कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट मानते हैं। तो ग्रेफाइट इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन, इसलिए उसने ग्रेफाइट लिखा हुआ है। वो चाहता तो कार्बन भी लिख देता तो वो भी बात सही होती। ऑटोमाइजेशन दी हुई है, ऑटोमाइजेशन तुम जानते हो, कार्बन की ऑटोमाइजेशन क्या होगी, 1 मोल ऑफ अ गैसियस कार्बन एटम इज फॉर्म फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, दैट इज कार्बन इन सॉलिड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। तो ये इसकी इंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन होगी, एटी लिख सकते हैं, इंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन ऑफ कार्बन। अच्छा, फिर कह रहा है बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज 436 एंड द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज 410। What values for the average bond enthalpy of the carbon-carbon bond in cyclopropane can be calculated from this data? Basically वो कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी तुमसे निकलवाना चाह रहा है। देख लो 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, इसकी बॉन्ड इंथैल्पी निकलवाना चाह रहा है तुमसे। डाटा में देखो क्या क्या दिया हुआ है, ऑटोमाइजेशन ऑफ कार्बन दिया हुआ है। अब जब तुम्हें समझ नहीं आया ना कि क्वेश्चन में जो फॉर्मेशन भी दी हुई है, बॉन्ड इंथैल्पी भी दी हुई है, ऑटोमाइजेशन भी दी हुई है, तो समझ नहीं आ रहा कि मैं साइकिल किस चीज की बनाऊं, तो तुम पहले सारा डाटा जो दिया हुआ है ना वो अपने सामने लिया, आगे पीछे लिखा हुआ है ना, तो तुम अपने सामने ले आओ कि ऑटोमाइजेशन ऑफ कार्बन दिया हुआ है और फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन दिया हुआ है। तो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन का क्या मतलब है, साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला बना तुमने C3H6। इसकी फॉर्मेशन क्या है, कार्बन सॉलिड स्टेट से हाइड्रोजन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट गैसियस है, इससे साइक्लोप्रोपेन का 1 मोल बना है। तो ये बैलेंसिंग इसकी यहाँ पे कर दोगे। This is basically enthalpy change of formation of cyclopropane C3H6। और तुम्हें क्या दिया हुआ है, ऑटोमाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट। ऑटोमाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट की जरूरत कहाँ पड़ेगी, जब तुम ये ब्रेक करोगे ना बॉन्ड्स, तो कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो ग्रेफाइट के अंदर है, प्योर कार्बन के अंदर जो बॉन्ड्स है, उनको ब्रेक करके कार्बन एटम जब तुम बनाओगे, तो वहां पे तुम्हें ऑटोमाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे तुमने अलग अलग कर दिया ना सारे कार्बन एटम, तो हाइड्रोजन एटम अलग अलग करने के लिए तुम्हें हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी चाहिए होगी। और फिर जब तुम ये ज्वाइन करोगे तो ये बन जाएगा C3H6। C3H6 तुम्हें बॉन्डिंग पता है। देखो मैं ये इक्वेशन बना रहा हूँ, मैंने इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन C3H6 इसकी इक्वेशन बनाई है, मेन इक्वेशन। इसको तो मैंने बैलेंस किया, 1 मोल रखा है उसका। दिस इज द इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन, ये मुझे गिवन है। अगर मैं बॉन्डिंग देखूं तो कार्बन ये जो सॉलिड फॉर्म में तुमने लिखा है ना, ये कार्बन सिंगल एक एलिमेंट नहीं है, ये बताना चाह रहा हूँ। ये कार्बन जो है वो इस फॉर्म में बॉन्डिंग बना के बैठा हुआ है। देखो ग्रेफाइट का अगर तुम्हें याद हो, ओ लेवल का हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं, तो इन ग्रेफाइट में जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड इंथैल्पी है, वो तुम्हें नहीं बताई हुई। वो तुम्हें किस तरह से बताई हुई है, ऑटोमाइजेशन ऑफ कार्बन बोल के बताया हुआ है। क्योंकि अगर तुमने कार्बन को
ग्रेफाइट को सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, तो तुमने बेसिकली क्या किया है, सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करे हैं उसमें, क्योंकि वो जाइंट कोवेलेंट है, और उसको मेल्ट या बॉयल करने के लिए यू हैव टू डायरेक्टली ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड। यही तो वजह है कि जाइंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा हाई होता है। समझ पा रहे हो बात? तो इसको ब्रेक करने के लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी चाहिए ना, वो उसने तुम्हें दी हुई इन द फॉर्म ऑफ ऑटोमाइजेशन ऑफ कार्बन। दिस इज बेसिकली ऑटोमाइजेशन ऑफ कार्बन, बॉन्ड एंथैल्पी जो दी हुई है इसकी। मुझे ऑन समझ आई बात? हाँ जी सर, समझ। जी और सर। इसकी वैल्यू दी हुई है +717 किलोजूल पर मोल। ब्रेक करोगे कार्बन अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए, अब हाइड्रोजन जो है वो तुम्हारा वही बॉन्ड एंथैल्पी दी हुई है उसकी। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग तुम्हें अच्छे से पता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है। बॉन्ड एंथैल्पी कितनी दी हुई है इसकी? 436। दिस इज +436 किलोजूल पर मोल। और 3 मोल्स हैं इसको, तो मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, यहाँ भी 3 मोल्स हैं, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 3 करना है ऑफ कोर्स ग्रेफाइट के साथ। और फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग तुम्हें स्केलेटल फॉर्मूला बना के दी हुई है। तो इसमें तुम्हें देखना है कि 3 तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, जिसको हम x लेना है, वही बॉन्ड एंथैल्पी हमें नहीं पता, वही हमें निकालनी है। 3x ले लो। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। उसकी बॉन्ड एंथैल्पी दी हुई है 410। तो मतलब वो माइनस में इसलिए होगी क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। और कितने है वो? टोटल 6 है। C3H6 का 1 मोल है। तो प्रोडक्ट साइड पे जो है वो टोटल बॉन्ड एंथैल्पी है। अच्छा, -3 है, ये भी मैं माइनस में लूंगा क्योंकि बॉन्ड फॉर्म में हो रहे हैं। अब अगेन इसमें हैश लॉ लगा दो या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट तुम्हारे पास ऑटोमाइजेशन है 3717 ग्रेफाइट वाला, हाइड्रोजन है 3436 माइनस यहाँ पे क्या है 3x। अच्छा, दोनों का माइनस, फिर क्योंकि मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया ना फॉर्मूले में, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। 6 × 410, ये तुम्हारा पास फाइनल आंसर आएगा। बताओगे क्या आ रहा है आंसर? अच्छा, इंथैल्पी चेंज इसका दिया हुआ है, इंथैल्पी चेंज भी दिया हुआ है ना रिएक्शन का फॉर्मेशन। ये वैल्यू जो है वो +53.3 है, तो इक्वल्स टू के यहाँ 53.3 भी लिखना है। नाउ सॉल्व। x की वैल्यू आ रही है 315 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अभी अगर ये माइनस में आएगी तो हमें तो बॉन्ड एंथैल्पी स्टेट करनी है ना, तो माइनस प्लस तो हम सॉल्व करते वक्त लगाते हैं। तो वो तो सिर्फ बॉन्ड एंथैल्पी पूछ रहा है, तो वो उसको साइन से कोई कंसर्न नहीं है। दिस इज 315 किलोजूल पर मोल। गॉट इट? चलें आगे। हाँ जी सर। अच्छा, क्वेश्चंस तो हैं बहुत सारे, लेकिन मैं चाहता हूँ खुद करो। करवा दिए सारे तो फिर मसला हो जाएगा। क्वेश्चन 30 जरा बताओगे आंसर? देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है which processes could be used to calculate the bond energy for the covalent bond XY by dividing its del H by N। इंथैल्पी चेंज अगर हो आपके, आप डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स करोगे तो किलोजूल पर मोल में आ जाएगी, ये कह रहा है। बॉन्ड इंथैल्पी के लिए आपको बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी एक ही बात होती है, दोनों नाम से इसको वो लिखता है। तो फॉर द कोवलेंट बॉन्ड एक्स वाई, तो अगर तुम्हें सारे के सारे ये एक्स वाई कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करने हैं ना, अब अगर ये n नंबर ऑफ मोल बॉन्ड तुमने ब्रेक करें,
जो भी इंथैल्पी चेंज आएगा इसको ब्रेक करने के लिए, मतलब एक्स अलग करना है, वाई अलग करना है, जो भी इंथैल्पी चेंज आएगा उसको इंथैल्पी चेंज डिवाइडेड बाय एन मोल कर दोगे तो किलोजूल पर मोल में आ जाएगी कहानी। तो आपने ब्रेक करना है सारे के सारे एक्स वाई बॉन्ड। तो ऑप्शन बी में देखो, यहाँ पे तो ब्रेक नहीं हुए सारे के सारे, प्रोडक्ट में एक्स वाई बॉन्ड अभी भी है। ऑप्शन सी में भी देखो ब्रेक नहीं हुए। ऑप्शन डी में भी देखो, यहाँ पे Y2 बॉन्ड बना है, एक्स वाई बॉन्ड आपने यहाँ पे ब्रेक करा, यहाँ पे Y2 जो बॉन्ड बन रहा है, इसके लिए तो मुझे इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन में प्रोडक्ट की भी तो कंसीडर करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ देखो अगर ऑप्शन ए में, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग हुई है, प्रोडक्ट में नो बॉन्ड फॉर्मेशन, प्रोडक्ट में बॉन्ड फॉर्मेशन 0 है, तो उसके मोल्स भी कंसीडर नहीं करने पड़ेंगे, फिर मुझे सिर्फ यहाँ पे ब्रेकिंग हो रही है। और एक्स के साथ कितने वाई लगे हुए हैं, अभी सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो एक्स के साथ अब वाई का कोई भी नंबर हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एन लिखा हुआ है ना। लेट्स से अगर ये 3 है तो मुझे कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़े, एक्स 1 2 3, जो भी मेरे पास इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन आ रहा है ब्रेक करने के लिए, डिवाइड बाय 3 कर दूंगा। ठीक है, देखो सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग हुई है इसमें, प्रोडक्ट साइड पे किसी भी किस्म का बॉन्ड फॉर्मेशन तो हुआ नहीं है, तो वो तो 0 है। अगर मैं इसका हैश साइकिल बनाता भी हूँ, एक्स अलग ये एन वाई, तो मुझे एक्स और वाई को अलग अलग ही करना है ना। तो प्रोडक्ट साइड पे तो देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन, दोनों एटम अलग अलग ही है, गैसियस स्टेट में है दोनों, ये तो 0 हो जाएगी, 0 किलोजूल पर मोल। तो जो भी ब्रेकिंग हुई है एक्स वाई के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वो इसने मुझे बताया हुआ है क्वेश्चन में। अब कितने वाई लगे हुए हैं इसके साथ ये मुझे नहीं पता, तो जितने भी हैं अगर मैं इसको 3 ऐसी एज्यूम कर लूं, तो 3, इसकी जो बॉन्ड इंथैल्पी है अगर वो एक्स में ले रहा हूँ तो वो 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे n नंबर ऑफ वाई है, तो मैं nx ले लेता हूँ 3 के बजाय, दिस इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन। और अगर मैं निकालूंगा हैशटैग लगा के, तो दैट वुड बी nx, और प्रोडक्ट साइड पे जो है वो तो 0 ही है, तो -0 डजंट मैटर, 0 है। डेल एच, डेल एच कितना आएगा, nx। हम मुझे क्या निकालने के लिए कह रहा है, बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी बतानी है इसकी, तो x निकालना है मुझे, तो x वुड बी डेल एच ओवर n। तो कह रहा है कि कैसे निकले, डिवाइडिंग बाय डेल एच बाय एन, डेल एच बाय एन से हम जो निकालेंगे वो बॉन्ड इंथैल्पी इसी इक्वेशन से आ सकती है। अगर मैं बी यूज करता हूँ तो बी में देखो प्रोडक्ट साइड पे बॉन्ड्स है, तो यहाँ पे बॉन्ड्स है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, उसकी वैल्यू तो फिर मैं ऐड होगी, तो यहाँ पे सिर्फ x इज इक्वल टू डेल एच बाय एन नहीं आएगा, कुछ ना कुछ एक और वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही होगी। सी में भी यही मसला है, और डी में भी यही मसला है, यहाँ पे y2 बना हुआ है तो उसका भी कोई बॉन्ड इंथैल्पी होगी, वो प्रोडक्ट साइड पे आएगी, तो इस इक्वेशन में यहाँ पे राइट या लेफ्ट पे कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होगी, इसलिए ए हमारे पास राइट चॉइस है। क्लियर? जी सर। अच्छा, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, एब्सेंट लोग ज्यादा है। मैं ना ये फाइल आप लोगों को भेज रहा हूँ पेपर 1 वाली, इसमें न्यूट्रलाइजेशन वाले क्वेश्चन अगर नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, वो मैं करवाऊंगा, लेकिन इसके अलावा बाकी क्वेश्चन आपको ना खुद से अटेम्प्ट करने हैं। अराउंड थोड़े से ज्यादा एमसीक्यूज हैं इसके, लेकिन ये है कि पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा इसके। एमसीक्यूज अगर पक्के कर लोगे तो थ्योरी, जब थ्योरी पे क्वेश्चन पे जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो यू विल रियलाइज के वो बहुत आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए। ठीक है।